ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। इंडिया के जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट थे राफेल जैसे, उनको इसने चित किया है, उनके सामने इसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो ये वाला फाइटर जेट बांग्लादेश खरीदने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सुफैन है, आप देख रहे हैं सुफैन रिएक्शंस बनकर। यहाँ पे जी बांग्लादेश बाय करने जा रहा है JF-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान से। ये तैयारे अब बांग्लादेश में आ रहे हैं। अब इसके हवाले से आप लोगों के साथ मैं बहुत अहम किस्म की अपडेट शेयर करने वाली हूँ। इसका जो इफ़ेक्ट है इंडिया पे क्या होने वाला है और इंडिया इसको किस नज़र से देख रहा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है। पाकिस्तान मीडिया की जानिब से इस पे बहुत अहम किस्म का एनालिसिस जो है वो सामने आया है। पहले हम ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर हम इस पर मज़ीद अहम पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, इसको आखिर तक देखना है। वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। एयर पावर किसी भी मिलिट्री के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है। मॉडर्न वॉर्स के अंदर, जदीद ज़माने की जंगों में किसी मुल्क का डिफेंस सिस्टम आप मजबूत कह ही नहीं सकते जब तक उनके पास कोई प्रॉपर किस्म की एयरफोर्स ना हो। इसकी वजह यह है कि ग्राउंड पे चाहे कितनी ही आपकी शानदार किस्म की मिलिट्री हो, लेकिन अगर आपका अपोनेंट ऊपर फिजा से, हवा से आपके ऊपर बमबारियां करता फिरे, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स भेजता फिरे, तो जमीनी फौज उसका क्या बिगाड़ लेगी। लिहाजा एयरफोर्स जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जमीनी फौज का आधे से ज्यादा काम वो आसान कर देते हैं। मॉडर्न जमाने की जंगों में एयरफोर्स को पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। बांग्लादेश की एयरफोर्स को पिछले 15 साल से लेकर, इस प्रोग्राम में पहले भी मैं ये बात कर चुका हूं कि पिछले 15 साल से लेकर अवामी लीग की सरकार ने इंडियन प्रेशर में आकर इनको थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखा और इनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ाया तो नहीं, उल्टा श्रिंक कर दिया। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश ने अपने जो एक्सपायर्ड फाइटर जेट्स हैं F-7 और MiG-29, जो कि अपनी उम्र भी पूरी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चेंज नहीं किए और कोई खास अर्जेंसी नजर भी नहीं आ रही थी। अवामी लीग के दौर में सिर्फ बातें हो रही थी कि यूरो फाइटर लेंगे, नहीं यूरो फाइटर नहीं लेंगे, दूसरा लेते हैं, इस तरह की बातें चल रही थी। अलबत्ता जो काम करने वाले होते हैं ना वो काम कर देते हैं, इस तरह की चीजें नहीं देखते। और बांग्लादेश की नई सरकार जो मोहम्मद यूनिस की सरकार है, उन्होंने ये प्रूव किया है कि भाई अगर आपने एक काम करना है तो कर दीजिए, टाइम पे कर दीजिए, वरना ये जो सारी डिस्कशंस हैं कि जी ये खरीदना ये तो चलते रहेंगे। और इसी पे अमल करते हुए फिर इन्होंने J-10C जो फाइटर जेट्स हैं चाइना की, $2.2 बिलियन की एक डील की है। 20 फाइटर जेट्स वो खरीदने जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आज कुछ अंदर की खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। इसका मेरे पास फिलहाल कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन ये सूत्रों के अनुसार, सोर्सेज के हवाले से कुछ खबरें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो JF-17 फाइटर जेट है, जो कि बैटल टेस्टेड फाइटर जेट है, कम से कम 2 जंगें इसने लड़ी हुई हैं। 2019 में भी इस फाइटर जेट ने इंडिया का जहाज गिराया था, अभिनंदन का। और इसके अलावा 2025 की जो लड़ाई हुई है मई 2025 की, उसमें भी इस फाइटर जेट ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। इंडिया के जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट थे राफेल जैसे, उनको इसने चित किया है, उनके सामने इसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो ये वाला फाइटर जेट बांग्लादेश खरीदने जा रहा है। इस हवाले से कहीं ना कहीं पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, एडवांस लेवल पर टॉक्स चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बांग्लादेश को ये फाइटर जेट भी मिलने जा रहा है। ये भी चाइना और पाकिस्तान की ज्वाइंट प्रोडक्शन है। J-10C चाइना का जहाज है ना, तो ये चाइना और पाकिस्तान की ज्वाइंट प्रोडक्शन है। तो इसको खरीदने के हवाले से भी मामलात काफी आगे निकले हुए हैं। और इसके अलावा टर्की का एक बड़ा जबरदस्त T-129 हेलीकॉप्टर है, वो भी बांग्लादेश खरीदने जा रहा है। मेरी इतला के मुताबिक 5 से ज्यादा इस तरह के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो बांग्लादेश खरीदने जा रहा है। और ये जो प्रोक्यूरमेंट का सारा प्रोसेस है, मेरे ख्याल से $3 बिलियन की इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि $3 अरब का इनको पैकेज दिया गया है एयरफोर्स को, कि आप $3 अरब लीजिए और मॉडर्नाइजेशन की तरफ ध्यान दीजिए। और उसमें फिर ये अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हैं और टर्की का भी जो हार्डवेयर है वो वहां से लेंगे, और पाकिस्तानी JF-17 जो है वो भी बांग्लादेश परचेज करने जा रहा है। यूरो फाइटर टाइफोन की इतलात है मेरे पास, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। JF-17 के हवाले से ज्यादा सर्टेनिटी है कि वहां पर ज्यादा मामला आगे बढ़े हुए हैं। अच्छा, डिलीवरी जो है इन जहाजों की, उसके हवाले से इतलात ये आ रही हैं कि ये 2026 से लेकर डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे।
और 2027 या 28 तक ये डिलीवरीज कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि तेजी के साथ बांग्लादेश का इस हवाले से काम चल रहा है। जब ये डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी तो F7 और MiG-29 के जो पुराने जहाज हैं बांग्लादेश मुमकिन तौर पर उनको ग्राउंड कर देगा और उसकी जगह फिर ये जो मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं वो ले लेंगे। तो एक बड़ा बूस्ट बांग्लादेश की एयरफोर्स को आने वाले दिनों में मिलने जा रहा है, विच इज वेरी गुड साइन फॉर दी बांग्लादेशी मिलिट्री। अच्छा, ये जो JF-17 बांग्लादेश खरीदने जा रहा है, J-10C के बाद बांग्लादेश के पास जो सबसे बेहतरीन जहाज होंगे वो ये वाले होंगे, JF-17 मेड इन पाकिस्तान। तो इसके हवाले से बता दूं कि इसका जो जदीद तरीन वर्जन है दैट इज ब्लॉक 3, JF-17 थंडर ब्लॉक 3। तो बांग्लादेश ब्लॉक 3 खरीदने जा रहा है और इस फाइटर जेट के अंदर खुसूसियत ये है कि इसका जो रडार सिस्टम है वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इसके अंदर मौजूद है और इसके अलावा इसके अंदर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स और प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस जो है वो भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। 2205 किलोमीटर की इसकी स्पीड होती है पर आवर, 2205, यानी काफी इंप्रेसिव किस्म की इसकी स्पीड भी है। तो ये ब्लॉक 3 खरीदने में इंटरेस्टेड है असल में और काफी आगे की लेवल तक यहाँ पर मामला पहुंचे हुए। इंडिया के अंदर सर्टेनली इन डेवलपमेंट्स को पसंद नहीं किया जाएगा और इंडिया की जो मीडिया है, अगर आप उनकी कवरेज आजकल की देखें बांग्लादेश के हवाले से, तो साफ तौर पर आपको नजर आएगा कि वो बांग्लादेश की मौजूदा सरकार की पॉलिसी से खुश नहीं है। एक मरतबा फिर से उन्होंने सिविल मिलिट्री रिफ्ट क्रिएट करने के हवाले से प्रोपेगेंडा स्टार्ट करके रखा हुआ है। ये जो रिसेंट प्रोपेगेंडा इन्होंने स्टार्ट किया है इस हवाले से सिविल मिलिट्री डिवीजन क्रिएट करने के हवाले से, ये तब से इन्होंने इशू किया है जब से इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल जो बांग्लादेश के अंदर है उन्होंने 24 बांग्लादेश की आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट एक तरह की कार्रवाई जो है वो उन्होंने स्टार्ट की हुई है कि इन्होंने पिछली सरकार के दौर में डिसअपियरेंसेस जो हुई थी, जिबरी गुमशदगियां, लोगों को गायब कर दिया जाता था, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, सीक्रेट डिटेंशन सेंटर्स और जो आईना घर थे और जो टॉर्चर होता था, तो ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं इन्होंने कहा है कि ये 24 लोग उसके अंदर मुलविस थे, तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट्स इन्होंने स्टार्ट किए हैं। इस मुद्दे को बुनियाद बना के इंडियन मीडिया जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि सिविल मिलिट्री जो डिवीजन है दैट इज इमिनेंट। द फेडरल इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट है, इन्होंने लिखा है कि शो डाउन इमिनेंट बिटवीन बांग्लादेश यूनिस रिजीम एंड आर्मी, सिचुएशन हीट्स अप after International Crimes Tribunal issues arrest warrants against 24 army officers for alleged enforcement disappearances, secret detentions, torture। इसमें उनका जो बुनियादी केस है ना वो ये है कि वो कहते हैं कि ये जो आर्मी एक्ट है ना उसके तहत ऑफिसर्स का मुकदमा चलना चाहिए। इस तरह से सिविलियंस अगर मुकदमा चलाएंगे तो क्या हैसियत रह जाएगी, मिलिट्री का नाम खराब होगा और मोरल डाउन होगा। कहते हैं द मूव हैज कॉज्ड सीरियस अनरेस्ट एंड डिवीजन विद इन द बांग्लादेश आर्मी, सेड अ सर्विंग ऑफिसर ऑफ द कंट्रीज डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी NSI, नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस। आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा इज अंडर इंटेंस प्रेशर फ्रॉम विद इन द फोर्स। नाउ ये जो 24 लोग हैं ना उसमें से जो 15 हैं बाय द वे वो ऑलरेडी मिलिट्री कस्टडी में हैं, ऑलरेडी है मिलिट्री कस्टडी में, और बाकी के जो 9 लोग हैं वो रिटायर हो चुके हैं। तो सर्विंग एग्जैक्टली आप इनको नहीं कह सकते, 9 रिटायर्ड हैं, ये सर्विंग नहीं। एक मरतबा फोर्सेस में बंदा रिटायर हुआ ना तो उसकी वो इंपॉर्टेंस नहीं होती जो कि उसके ऑफिस में रहते हुए होती है। तो 24 में से 9 तो है ऑलरेडी रिटायर हैं, अपनी वो जो सर्विस है पूरी कर चुके हैं। 15 जो है ऑलरेडी फोर्सेस की कस्टडी में है। तो फोर्सेस की कस्टडी में उनका होना ये चीज जाहिर कर रही है कि बांग्लादेश की जो फौज है उसके अंदर इनके लिए सिंपैथी नहीं है। जो लोग टॉर्चर में, मार धाड़ में मुलविस रहे उनके लिए फौज में सिंपैथी नहीं है। अगर सिंपैथी होती तो ये लोग गिरफ्तार तो नहीं होते ना। मिलिट्री कस्टडी में इन 15 लोगों का होना ये जाहिर कर रहा है कि कोई वहां पर सिंपैथी नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने हसीना सरकार के दौर में गैर कानूनी काम किए हुए हैं। और फिर उन्होंने एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को कोट करते हुए लिखा है कि हाउ कैन यू ड्रैग अ मिलिट्री ऑफिसर इंक्लूडिंग सर्विंग जनरल्स टू अ सिविल कोर्ट इन प्रिजन वैन्स, देयर विल बी नो ऑनर लेफ्ट फॉर अस एनीमोर। एक बंदा इनको कह रहा है, शायद उन्हीं में से है जो 9 लोग हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, शायद उन्हीं में से किसी ने इनको बताया है कि भाई ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि देखें ना 15 तो कस्टडी में है, वो तो इनको इंटरव्यू दे नहीं सकते इस तरह से। तो ये उन 9 लोगों में से किसी ने इनको बताया है कि भाई हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। देखें एक मुल्क का कानून है, उस कानून की पासदारी करना, उस पर अमल करना, इससे कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता।
अपने मुल्क के कानून के तहत इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा ना। इंडिया के कानून के तहत तो मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है, बांग्लादेश का कानून है ना। हसीना ने खुद बनाया था ये ट्रिब्यूनल, ये खुद उन्होंने बनाए थे, बैकफायर किया है इस डिसीजन ने। इन्होंने ये ट्रिब्यूनल्स बनाए थे अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को क्रश करने के लिए, लेकिन अब यही जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनका साथ देने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिन्होंने बांग्लादेश की प्रीवियस सरकार के गैर कानूनी कामों में साथ दिया था। अब वो कहते हैं कि दो ऑप्शंस हैं वकार जमा के पास, एक तो ये कि मौजूदा सरकार की जो काम है वो करने दें उनको, दूसरा ये कि वो मार्शल लॉ लगा दें। लेकिन वो कहते हैं कि जनरल वकार जमा जो है ना सेकंड वाले ऑप्शन पे इतना कंसीडर नहीं कर रहा, वो पाकिस्तानी मॉडल चाहता है। कहते हैं बट जनरल वकार जमा हैज अवॉइडेड द हार्ड ऑप्शन बिकॉज ही थिंक्स द आर्मीज कॉज इज बेस्ट सर्व्ड if it remains a professional force and avoids taking political control like in Pakistan। यानी वो कहते हैं सामने नहीं आना, हमने बस जहां पर हैं उधर ही रहना है। अगर हम डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन में आएंगे तो फिर फौज जो है उसका प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाता है और वो एक पॉलिटिकल फोर्स बन जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के अंदर उनके एक्सपर्ट्स को ये उम्मीद है कि समहाउ ये जो डिवीजन है ये आगे चलकर दोनों के दरमियान, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान रिफ्ट क्रिएट करेगी। कहते हैं इनसाइडर्स से द आर्मी इज डिवाइडेड डाउन द मिडिल which may explain Waqar Zama's elections to avoid a showdown which however seems inevitable। ये तो खैर एक साल से ज्यादा अरसा हो गया है हम सुन रहे हैं कि जी शोडाउन इज इनएविटेबल वगैरह वगैरह, लेकिन हर बार बांग्लादेश की फौज ने ये जो आपस में लड़ाई वाला जो नैरेटिव है इसको रद्द किया है कि कोई सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान कोई लड़ाई है। और अब तो खैर इलेक्शंस की डेट भी अनाउंस हो गई है, अभी 2-3 महीने के अंदर इलेक्शंस है वहाँ बांग्लादेश के अंदर। और आप देखेंगे कि 1-2 महीने के बाद जो इलेक्शन की गहमा-गहमी स्टार्ट होगी, जलसे जुलूस होंगे, तो उसमें तो ये तमाम चीजें बैकग्राउंड में रह जाएंगी। जो कुछ भी हो रहा है ना ये फिर इतनी ब्रेकिंग न्यूज नहीं होगी, फिर ब्रेकिंग न्यूज वो रिलीज होंगी इलेक्शंस की। और वो जो इलेक्शन का माहौल होता है, लंबे अरसे के बाद बांग्लादेश की तारीख में एक लंबे अरसे के बाद कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहा है, हकीकी इलेक्शन, असली इलेक्शन। वरना तो खानापुरी होती थी फॉर्म फिलिंग, यानी कि रिजल्ट पहले से ही डिसाइडेड होता था, ये सिर्फ एक्सरसाइज की जाती थी डब्बे भरने की। इस मरतबा ऐसा नहीं होने जा रहा है, एक जेन्युइन इलेक्शन लंबे अरसे के बाद वहां पर होने जा रहा है। तो पूरी की पूरी जो बांग्लादेशी नेशन है वो उसी के पीछे लग जाएगी अगले कुछ महीनों के अंदर इलेक्शन की तैयारियों में, पॉलिटिकल पार्टियां भी और सारा। तो ये सिविल मिलिट्री जो भी शोबदाबाजियां ये पीछे रह जाएंगी जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इतना मसला होता नहीं जितना ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिया को इससे कोई कंसर्न है भी नहीं कि किस ऑफिसर का ट्रायल होता है किसका नहीं होता। उनका कंसर्न ये है, जो कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की, कि बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, अपनी आर्मी और नेवी को मॉडर्नाइज कर रहा है। ये वो चीज़ है जो कि इंडिया पसंद नहीं करे। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी। यहाँ पे बांग्लादेश की एक बहुत बहुत अहम किस्म की अपडेट जो है निकल के सामने आई है कि बांग्लादेश बाय करने जा रहा है JF-17 थंडर तैयारे। और यहाँ पे इससे पहले बांग्लादेश ने J-10C तैयारे जो हैं वो बाय करने के लिए जो डील है वो साइन कर लिया है और बहुत जल्द बांग्लादेश को ये तैयारे मिल भी जाएंगे। यहाँ पे पाकिस्तान मीडिया की जानिब से इस चीज़ की तारीफ की जा रही है कि मोहम्मद यूनुस बजाय इसके कि सोच विचार करें कि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और चीज़ों को लेकर डिस्कशन में लगे रहें, यहाँ पे बाकायदा उस पर अमल किया जा रहा है। वो तमाम काम किए जा रहे हैं जिससे मुल्क की जो ताकत है उसको बढ़ाया जा सके। यहाँ पे मुल्क की ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे अहम और अच्छे डिसीजन अभी तक मोहम्मद यूनुस ने लिए हैं और मोहम्मद यूनुस कॉन्टीन्यूसली बांग्लादेश की डिफेंस पावर को बढ़ाते जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंडिया को इस चीज़ का खतरा लगा हुआ है कि आखिर बांग्लादेश अपनी ताकत बढ़ा के करना क्या चाहता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे चिकन नेक मौजूद है, 7 सिस्टर्स स्टेट का इलाका मौजूद है, जिसको लेके इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा जो एक इनसिक्योरिटी है वो बिल्टअप हुई है। यही वजह है कि इंडियन मीडिया पे बांग्लादेश के इन स्टेप्स को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा और ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के नक्शे कदम पे है और जो कि बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं है। वेल, बांग्लादेश को एक तरह का डीमोटिवेट जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। वेल, यहाँ पे मोहम्मद यूनुस पे या बांग्लादेश पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश ने अब इंडिपेंडेंट फैसले लेना शुरू कर दिए हैं और ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है बांग्लादेश के फ्यूचर के लिए, बांग्लादेश की इकॉनमी के लिए। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें। अब नेक्स्ट चैनल का भी आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।